नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में भारत का इतिहास सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि जब ब्रिटिश शासन था भारत में, उसमें क्या था कि जो धनिक वर्ग था, ठीक है, वो क्या करते थे, भू संपत्ति में ज़्यादा निवेश करते थे, इसलिए उद्योगों का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया था। आगे देखते हैं, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने एक भू राजस्व यानी जो भू संपत्ति से जो कर लेना था, उसकी एक प्रणाली बनाई जिसका नाम क्या था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कैसी प्रणाली थी? भू राजस्व की प्रणाली थी। ठीक है, और ये किसने बनाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई। कब बनाई? 1793 में। तीन चार क्वेश्चन आएंगे, आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली बनाई 1793 में। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अन्य नाम भी थे, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बेशवेदारी। ये सभी नाम स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के ही थे, तो ध्यान रखेंगे। अगर स्थायी बंदोबस्त ना कह के वहां पे इस्तमरारी आ जाए या जागीरदारी आ जाए या मालगुजारी या बेशवेदारी आए, तो सभी नाम स्थायी बंदोबस्त के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह व्यवस्था देखिए कहाँ कहाँ थी? बंगाल में थी, याद रखेंगे, बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में लागू थी। ठीक है, तो जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी ब्रिटिश शासन के टाइम पे, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र तक थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी वो कितने प्रतिशत पे लागू की गई थी? 19% पे। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 19% पे ये लागू थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया जाता था। देखिए, इसमें होता क्या था कि जो इस प्रणाली में क्या था, जो जमींदार थे उनको जो है भूस्वामी बना दिया जाता था। ठीक है, भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। और ये करते थे, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। ठीक है, तो जो जमींदार थे उनको भूस्वामी बना दिया गया और इनका कार्य था कि जो भूमि के लगान के रूप में 10/11 भाग, ठीक है, जितना भी भूमि से उपज होगी उसका 10/11 भाग किसको देंगे? कंपनी को देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 1/11 भाग अपनी सीमाओं के लिए अपने पास रखेंगे। यानी टैक्स के रूप में, लगान के रूप में 10/11 भाग कौन ले लेती थी? कंपनी ले लेती थी। और मात्र 1/11 भाग यानी एक भाग मान लीजिए, ये जमींदारों के पास रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। तो जो जमींदार थे वो क्या थे? छोटे पूंजीपति थे, जो उसमें नवाब हुआ करते थे। ठीक है, छोटे, वो जमींदार कहलाते थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरी इंपोर्टेंट व्यवस्था लाई स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद अंग्रेजों ने, उसका नाम था रैयतवाड़ी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसको लेके कौन आया था? टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो। इसका जन्मदाता कौन था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे। और सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तमिलनाडु के बारामहल जिले में
रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इनके इसके जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रिड। आगे देखते हैं 10% की यह व्यवस्था मद्रास, उसके बाद ये मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक, आज कर्नाटक बोलते हैं, पहले कुर्ग बोला जाता था। उसके बाद ये जो है वहां पे लागू की गई, ठीक है, इन जगहों पे, मद्रास में, बंबई के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बंगाल में, असम में। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को, रैयत समझ रहे, रैयत मतलब जो किसान होते थे, किसानों को रैयत बोला जाता, तो भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। तो पहले जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाई थी उसमें तो जमींदार भूमि के मालिक होते थे, लेकिन बाद में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई उसमें जो किसान थे, जो जिनकी जमीन थी, उन्हीं को जो है उनका अधिकार दे दिया गया था, किसानों को। और प्रत्यक्ष रूप से, देखिए, प्रत्यक्ष रूप से या सीधे व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। अब ये हुआ कि पहले जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लेके आए उसमें जमींदारों को बनाया गया भूमि का मालिकाना, लेकिन वो क्या करे, जो है किसानों पे ज़्यादा अत्याचार करने लगे, ठीक है, और जो है लगान भी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए जो है फिर एक दूसरी प्रणाली लेके आए ब्रिटिश इस के लिए, जिसका नाम रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है खुद किसान जो है उस जमीन के मालिक थे, और वो प्रत्यक्ष रूप में, सीधे से व्यक्तिगत रूप में सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने लगे, यानी कि मीडिएटर को खत्म कर दिया इन्होंने। इस व्यवस्था ने कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना की। तो अब क्या है, जो जो किसान होंगे वो ही भूमि के स्वामी होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत में भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल किया गया, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में कितना प्रतिशत हिस्सा था? 19%। और रैयतवाड़ी में कितना प्रतिशत है? 51%, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी, ठीक है। अब अंग्रेज जो है लगान बहुत ही कठोरता से लेने लगे किसानों से, और लगान की दर भी काफी ऊंची कर दी थी उन्होंने, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद तीसरी बंदोबस्त प्रणाली आती है भू राजस्व की, महालवाड़ी पद्धति, ठीक है। कौन सी? महालवाड़ी, ठीक है। देखिए, महाल में इसमें क्या था, कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल थी। महाल का मतलब होता था उस समय गांव। पहले इंडिविजुअल जो होता था, जो किसान था, वो लगान देता था, लेकिन अब क्या होगा, पूरा गांव एक साथ जो है इसका लगान देगा, एक साथ भूमि करके, यानी प्रत्येक ग्राम, यानी एक, या महाल यानी जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। अब एक पर्टिकुलर जमीन हो जाएगी और पूरा गांव साथ में इसमें, इस जमीन में जो है कार्य करेगा और लगान देगा, ठीक है। ऐसा हो चुका है, इसको बोलते हैं महालवाड़ी पद्धति। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। मान लीजिए कोई किसान है, पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, किसानों को दे दी गई, अब किसान जो है लगान नहीं दे पा रहे, ठीक है। जो मान लीजिए कभी बारिश हो गई या फसल अच्छी नहीं हुई तो लगान नहीं दे पा रहे थे किसान, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लेके आए, महालवाड़ी। इसमें क्या किया कि सारा गांव मिलके उस पूरी जमीन को करेगा। अगर मान लीजिए कोई किसान नहीं कर पा रहा है तो उसकी जमीन छोड़ देता है, तो उसकी जमीन कौन ले लेगा? गांव ले लेगा, ठीक है, ताकि लगान ये ले सकें, कौन? अंग्रेज। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, अन्य भूमि का स्वामी होता था, यानी कि जो जो जितनी भी सम्मिलित भूमि होगी अब उसका स्वामी कौन होगा? ग्राम समाज होगा, ठीक है। यहीं से जो है पंचायत व्यवस्था उठती है बाद में। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल हुआ था। तो 30% में महालवाड़ी लागू की गई। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। ये होम चार्जेस क्या होते थे, गृह शुल्क क्या होते थे? जो इंग्लैंड में जो भारत का राज्य सचिव होता था वो क्या करता था, भारत सरकार की ओर से इंग्लैंड को टैक्स देता था। इसे क्या बोलते थे? गृह शुल्क बोलते थे। इसमें शामिल थे, कौन शामिल थे? भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, ठीक है। यानी कि जो भी इन्होंने कार्य किए, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्थापना की, सड़कें बनाई या रेल बनवाई, तो उसमें जो भी पूंजी लगाई है इंग्लैंड ने, ठीक है, तो उससे जो भी ब्याज होगा उसका, वो इसमें शामिल होता था और सीधा इंग्लैंड के पास जाता था। भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, यानी कि अगर जब भारत को अंग्रेजों के जो सैनिक यहाँ पे थे उन पे जो भी पैसा लगाया जाता था और उनको जो भी सामग्री दी जाती थी उस पर भी जो है ये ब्याज यानी टैक्स देना पड़ता था इंग्लैंड की सरकार को, भारत देता था इसको।
कि भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, तब भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसर को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन थे। आप समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो है अपने सैनिक वगैरह रखे थे, जो इंग्लैंड के जो ब्रिटिश के सैनिक थे, उनका या उनके जो अम, अफसर थे, जो यूरोपीय अफसर थे, उनके जो भी पेंशन थे, भत्ते थे, वो सारे कहाँ से जाते थे? भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, आगे देखेंगे। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ग्रह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ठीक है, अगर मान लीजिए भारत से बाहर अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है भारत पे लागू नहीं थी, यानी भारत को उसका टैक्स नहीं देना पड़ता था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। देखिए इंपीरियल प्रेफरेंस क्या है, इसको समझेंगे। ब्रिटिश काल में ब्रिटेन से जो भी चीजें भारत में आयात की जाती थी, ठीक है, उन पे क्या करते थे? भारत सरकार की तरफ से कुछ टैक्स पे छूट देते थे। ठीक है, इसीलिए उन वस्तुओं को क्या बोला गया? इंपीरियल प्रेफरेंस। यानी कि ब्रिटेन से अगर भारत में कोई चीज आयात की जा रही है तो उसमें कुछ रियायतें दी जाती थी। ठीक है, अगर आप ब्रिटेन से भारत में कोई चीज आयात करोगे तो उसमें जो है सरकार क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। तो स्पेशली अगर ब्रिटेन से भारत में कोई चीज आयात की जा रही है तो उसमें जो है भारत सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी जाती थी। क्यों? क्योंकि भैया ब्रिटेन का शासन है भारत में। इन्हीं चीजों को क्या बोला गया? इंपीरियल प्रेफरेंस बोला गया। ठीक है, इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का, देखिए नाम मात्र का टैक्स लगाया जाता था, शुल्क लगाया था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। मान लीजिए अगर भारत में कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है, वो भारत से ब्रिटेन में जा रही है, तो ब्रिटेन जो है उस पर बहुत भारी टैक्स लगाता था। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से ब्रिटेन जो है भारत को खा रहा था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको समझा किसने, उस समय समझाया किसने? दादा साहब नेहरू का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने इस चीज को समझा। तो धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। देखिए ब्रिटेन से अगर भारत में कोई चीज आयात की जा रही है तो उसमें टैक्स बहुत कम लगाया जा रहा है, और जो भारत के जो प्रोडक्टिव चीजें हैं या भारत की जो चीजें हैं, अगर वो ब्रिटेन में जा रही है तो उसमें बहुत भारी टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि दोनों तरफ से जो है, जो जो इंग्लैंड है वो भारत के जो है माल को भी ले रहा है और धन संपत्ति को भी ले रहा है ना, इंग्लैंड में। ठीक, तो इसी को क्या बोला गया? धन का बहिर्गमन या अपवाह बोला गया। ठीक है, यानी भारत से पैसा भी जा रहा है और भारत का माल भी जा रहा है इंग्लैंड में। ठीक है, बहिर्गमन हो रहा है धन का भारत से। ठीक, यानी भारत का शोषण कर रहे हैं ये इकोनॉमिकली। कौन? इंग्लैंड। इसी को क्या बोला गया? धन का बहिर्गमन सिद्धांत बोला गया, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक और भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। यानी किसी भी तरीके से भारत को लाभ नहीं हो रहा, ना इकोनॉमिकली, ना व्यापार के तौर पे, ना भौतिक तौर पे। अब दादा भाई नेहरू जी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। तो सबसे पहले जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत जो देखा या पढ़ाया या समझा, किसे समझा? दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में, जैसे उनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, देखो सारी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये सारी किताबें थी, इन किताबों में जो है दादा भाई नेहरू जी ने अफवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखेंगे, रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। दादा भाई नेहरू जी के बाद दूसरे व्यक्ति कौन थे? रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने अपने लेख, देखो उन्होंने एक लेख लिखा था, ये बुक नहीं एक लेख है। ठीक है, लेख का नाम क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका लेख है, तो रमेश चंद्र दत्त जी का है। इसमें इन्होंने जो है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल देते हैं और कहा कि सकल राजस्व का आधा भाग, जितना भी सकल राजस्व हो रहा है भारत में, उसका आधा भाग भारत से बाहर चला जाता है, यानी इंग्लैंड में चला जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता
अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, उसने जो है अपने कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में स्वीकार किया, इसको माना बहिर्गमन के सिद्धांत को, कि भारत से जो है धन का अपवाह हो रहा है इंग्लैंड की ओर। ठीक है, तो प्रश्न इस पर बन सकता है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिर्गमन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया? 1896 में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उस समय कांग्रेस की घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई धन का बहिर्गमन हो रहा है, संपत्ति का बहिर्गमन हो रहा है, माल का बहिर्गमन हो रहा है, तो भारत में क्या होगा? अकाल पड़ेगा और लोग क्या होंगे? निर्धन होंगे। ये माना किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आगे देखेंगे, सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। जो सर सैयद अहमद खां थे, ठीक है, ये जो है मतलब चाटुकार थे ब्रिटिश शासन के, ठीक है, वफादार थे। अब ये क्या चाहते थे? इन्होंने कहा मुस्लिम जो समाज है उसका विकास भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव है। तो ये कथन इस प्रकार आ सकता है कि यह मानना किस व्यक्ति का था कि मुस्लिम समाज का विकास आंग्ल सत्ता यानी जो ब्रिटेन की सत्ता है उसके बने रहने से ही होगा। ये सर सैयद अहमद खान ने माना था। और ये क्या, क्योंकि ब्रिटिश शासन के चाटुकार थे, वफादार थे, अतः वे दादा भाई नेहरू के उत्सारण पद सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। इसलिए भैया क्यों माने कि भाई जो दादा भाई नेहरू जी ने जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है उसको नहीं माना इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, क्योंकि चाटुकार थे। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नेहरू जी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। ये आता है। ये पुस्तक किसने लिखी है? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दादा भाई नेहरू जी ने लिखी। ध्यान रखेंगे, दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया। तो इसमें इन्होंने इस बुक में बताया कि भैया किस तरीके से जो है भारत का शोषण कर रहे हैं अंग्रेज। कहा कि राज्य भारत के दिन प्रतिदिन लूटने में लगा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण भारत में निर्धनता आ रही है, निर्धन हो रहा है देश। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, दादा भाई नेहरू जी 1825 से 1917 में इन्होंने क्या किया? 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और उनके साथ कौन व्यक्ति थे दूसरे? WC बनर्जी। ध्यान रखेंगे, और कब किया था? 1865 में। ठीक, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। इसीलिए जो है लंदन में जाके उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना की, ताकि जो है भारत से जो धन का बहिर्गमन हो रहा है या अफवाह हो रहा है, लोग वहाँ निर्धन हो रहे हैं भारत में, इसलिए एक सोसाइटी बनाई इन्होंने 1865 में लंदन में जाके। किसने? दादा भाई नेहरू जी और WC बनर्जी ने। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जैसे यहाँ पे भी लोकसभा बोलते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता था। ठीक है, तो उसमें चुने जाने वाले व्यक्ति पहले कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। और किस पार्टी से? ये भी याद रखेंगे, लिबरल पार्टी से। और कब चुने गए थे? 1892 में। ठीक है, तो ये हमने देखा ब्रिटिश शासन का जो है आर्थिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। धन्यवाद।